हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पाठक एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं, जिसका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है। आप प्रश्न को पढ़ेंगे और उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न देखिए। किसने कहा निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? ये विचार बेंथम ने दिया, या जॉन सीले ने, या बिलोबी ने, या लिकाग्निन। हम आपको बता देते हैं, राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं: निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता और जनसंख्या। तो इसका उत्तर हम आपको बताते हैं, निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। ये विचार व्यक्त करने वाले हैं सीले महोदय। इन्होंने कहा निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। राजनीतिक वैज्ञानिक सीले के अनुसार संप्रभुता एवं कानून राज्य का आवश्यक अंग है, जबकि भूभाग राज्य का आवश्यक अंग नहीं है। सामान्यतया यह माना जाता है कि राज्य कहलाने के लिए 4 आवश्यक तत्वों का होना आवश्यक है: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, संप्रभुता तथा सरकार। तो प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन बी सही होगा। जॉन सीले ने निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। आधुनिक युग में शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी है? आधुनिक युग में शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम देने वाले विद्वान का नाम आपको बताना है। आधुनिक युग में शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम हम आपको बताते हैं, मैकियावली ने दिया है। मैकियावली ने आधुनिक युग में शक्ति की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया है। आधुनिक युग में शक्ति की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम मैकियावली ने ही किया था। मैकियावली ने राज्य के अस्तित्व के लिए शक्ति को मूल आधार माना। मैकियावली ने राजनीति को शक्ति और नियंत्रण का विषय मानते हुए इसे शक्ति के उपार्जन, परिरक्षण और प्रसार की कला के रूप में स्थापित किया। मैकियावली के अनुसार प्रेम और भय, ये 2 शक्तियां मनुष्यों को वश में कर सकती हैं, किंतु राजा के लिए भय का सहारा लेना अधिक श्रेष्ठ है। शक्ति भय की जननी है और भय प्रेम की अपेक्षा अधिक अनुशासन में रखने में समर्थ है। तो प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन मैकियावली ही सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। मैं ही राज हूँ, मैं ही राज हूँ, ऐसा विचार किसने व्यक्त किया? क्या जेम्स प्रथम, या रॉबर्ट फिल्मर, या लुई 14वां, या पोप प्रथम? मैं ही राज हूँ, तो हम आपको बता देते हैं, फ्रांसीसी शासक लुई 14वां ने ऐसा विचार व्यक्त किया है। मैं ही राज हूँ, लुई 14वां। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले प्रश्न पे आइए। ये कथन किसका है? राज ना ही ईश्वर की रचना है, ना ही श्रेष्ठ शारीरिक बल की, ना ही प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कृति है, ना ही परिवार का विस्तार मात्र है। ऐसा विचार व्यक्त करने वाला विद्वान कौन था? तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। राज ना ही ईश्वर की रचना है, ना ही श्रेष्ठ शारीरिक बल की, ना ही प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कृति है, ना ही परिवार का मात्र विस्तार है। ऐसा विचार व्यक्त करने वाले हम आपको बताते हैं हीगल महोदय हैं। हीगल महोदय, गार्नर महोदय, गार्नर जी, ऐसा विचार गार्नर महोदय ने दिया था। गार्नर महोदय ने ऐसा विचार व्यक्त किया है कि राज्य का एक विस्तार हुआ है, ना कि ये सम्मेलनों या शारीरिक बल या प्रस्तावों की
एवं सम्मेलनों की कृति है। ये एक विस्तार मात्र है। चलिए प्रश्न नंबर 5 पे आ जाइए। राज्य एक निश्चित भूभाग में, चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए। राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। ये कथन किसका है? तो हम आपको बताते हैं, ऐसा विचार देने वाले विद्वान हैं बिलोबी जी। बिलोबी जी, राजनीतिक वैज्ञानिक बिलोबी ने राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है, ऐसा विचार व्यक्त किया है। बिलोबी के अनुसार राज्य के 3 तत्व होते हैं। सामाजिक दृष्टि से एकता में बंधा हुआ जन समुदाय पहला, दूसरा सरकार या शासन तंत्र के रूप में एक राजनीतिक व्यवस्था, और तीसरा शासन के अधिकारियों के कर्तव्यों और अधिकारों की सीमा निश्चित करने वाले नियमों का लिखित या अलिखित संकल्पना। तो आप व्याख्या से स्पष्ट हो गया होगा कि राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है, ऐसा विचार बिलोबी ने दिया है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? प्रश्न नंबर 6 भाई देख लीजिए। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर देने का प्रयास करें। इसमें 4 युग्म दिए गए हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा युग्म सुमेलित है। बताने की कोशिश कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, यानी कि 3 सही सुमेलित होंगे, एक सही सुमेलित होगा, 3 गलत होंगे। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो सही आपको जो सही होगा वही आपका उत्तर होगा। तो ए मनुष्यों का सामूहिक भाईचारा, क्या कांट महोदय ने दिया है? नहीं भाई, ऐसा विचार कांट ने नहीं दिया है। राज्य की उच्चतर तार्किकता, ये बोसांक्य ने दिया है। नहीं भाई, ये भी गलत है। ऐसा विचार भी बोसांक्य ने नहीं दिया है। राज्य समुदायों का समुदाय है, क्या ये सही है? नहीं भाई, राज्य समुदायों का समुदाय है, ऐसा ग्रीन ने नहीं कहा है। मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार, मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार की चर्चा लाक महोदय ने की है, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ऐसा लाक महोदय ने कहा था, ऐसा लाक महोदय का विचार है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। राज कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व, राज कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व क्या है? तो क्या निश्चित भूभाग को मानेंगे, या जनता को, या सर्वोच्च सत्ता को, या राष्ट्रीयता को? तो आप इसका उत्तर करने का प्रयास करें। राज कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व है, इसका उत्तर देने का प्रयास करें। हम आपको बताते हैं, राज कहे जाने के लिए अति आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण तत्व सर्वोच्च सत्ता है, संप्रभुता है। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। जैसा कि भूभाग को जांचशीले नहीं मानता है, जबकि राज्य की आवश्यक तत्व जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता और निश्चित भूभाग है, तो संप्रभुता या सर्वोच्च सत्ता राज्य के लिए अति आवश्यक तत्व है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। सभी कुछ राज्य में निहित है, क्या प्रश्न पूछ रहा है आपसे? ध्यान पूर्वक इसको पढ़ेंगे। सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य से बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य ही सर्वोपर है। किसकी विशेषता है? आपको बताना है किस वाद से संबंधित है,
ये समाजवाद से संबंधित है क्या, या साम्यवाद से संबंधित है, या उदारवाद से संबंधित है, या ये विचार सर्वाधिकारवाद से संबंधित है? आप कोशिश करें, उत्तर देने का प्रयास करें। तो ऐसा विचार मुसोलिनी ने दिया था। मुसोलिनी का मतलब सर्वाधिकारवाद, फांसीवाद। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, सर्वाधिकारवाद। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि, देखिए भाई प्रश्न बहुत अच्छा आया है और प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ने के बाद उत्तर करने का प्रयास करेंगे। सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है, जहाँ तक ये इच्छा है सामान्य नहीं है, तथा जहाँ तक ये सामान्य है ये इच्छा नहीं है। ऐसा विचार किसने व्यक्त किया है? सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति क्या है? यह है कि जहाँ तक ये इच्छा है सामान्य नहीं, तथा जहाँ तक ये सामान्य है ये इच्छा नहीं है। ये विचार किसने दिया है? और ऐसा विचार व्यक्त करने वाले महोदय हैं एल.टी. हॉबहाउस। एल.टी. हॉबहाउस। आपका ऑप्शन डी सही होगा, एल.टी. हॉबहाउस ने ऐसा विचार व्यक्त किया है। चलिए प्रश्न नंबर 10 पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे। निम्न में से किस में राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं? आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। इन चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना है। वो आपको बताना है राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व किस ऑप्शन में पाए जाते हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। तो ये रक्त संबंध होगा, धर्म, युद्ध, राजनीतिक चेतना। हाँ भाई ये उत्तर सही लग रहा है। चलिए आगे भी देख लेते हैं। युद्ध, प्रथाएं, राजतंत्र, प्राकृतिक विधि का समावेश नहीं भाई, ये पूर्ण रूपेण सही नहीं है। अगले प्रश्न, अगले विकल्प पे आ जाइए। राजतंत्र, बल, समझौता, राजनीतिक नेतृत्व, ये भी गलत है। ऑप्शन डी रक्त संबंध, संविदा, धर्म, अराजकता, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन क्या सही है? आपका ऑप्शन ए सही है। रक्त संबंध, धर्म, युद्ध, राजनीतिक चेतना, ये आपका ऑप्शन सही होगा। राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन ए वाला विकल्प भी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत आपसे पूछा जा रहा है। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत धर्म को राजनीति से मिलाता है या धर्म को राजनीति से अलग करता है, धर्म को राजनीति से अलग करता है, या शासक की सर्वोच्चता में विश्वास करता है, या लोकप्रिय संप्रभुता में विश्वास करता है। आप उत्तर देने का प्रयास करें। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत किसमें विश्वास करता है? राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत क्या मानता है? धर्म को राजनीति से मिलाता है। आपका ऑप्शन ए सही होगा, धर्म को राजनीति से मिलाता है। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 12। निम्न में से कौन सा तत्व राज्य को अन्य समुदायों से अलग मानता है? प्रश्न नंबर 12 देखने का, देखें, उत्तर देने का प्रयास करें। निम्न में से कौन सा तत्व राज्य को अन्य समुदायों से अलग करता है? निम्न में से राज्य कौन सा तत्व राज्य को अन्य समुदायों से अलग करता है? वो भूभाग है, या प्रशासन है, या पुरुषत्ता है, या जनसंख्या है। आप प्रश्न का
सही से पढ़कर उत्तर देने का प्रयास करें। तो अभी मैं पहले के प्रश्नों में भी बता चुका हूँ, वो तत्व प्रभु सत्ता राज को अन्य समुदायों से अलग करता है। आपका ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निरंकुश प्रभुसत्ता में कौन विश्वास करता है? चलिए भाई, निरंकुश प्रभुसत्ता के बारे में पूछा जा रहा है। निरंकुश प्रभुसत्ता में कौन विश्वास करता है? आप उत्तर देने का प्रयास करें। निरंकुश प्रभुसत्ता में कौन विश्वास करता है? ये लॉक जी करते हैं, या रूसो, या हाब्स, या प्लेटो। आप उत्तर देने का प्रयास करें। तो निरंकुश प्रभुसत्ता में हाब्स विश्वास करता है, ऑप्शन सी सही होगा। हाब्स विश्वास करता है निरंकुश प्रभुसत्ता में। हाब्स निरंकुश प्रभुसत्ता का एक प्रमुख समर्थक था। उसके अनुसार तलवार के बिना संविदाएं केवल शब्द मात्र हैं। हाब्स ने क्या कहा था? यह भी वाक्य बहुत पूछा जाता है परीक्षा हाल में, ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। हाब्स ने कहा था तलवार के बिना संविदाएं केवल शब्द मात्र हैं। तो ये भी हाब्स का ही वाक्य है, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। तो निरंकुश प्रभुसत्ता में कौन विश्वास करता है? हाब्स महोदय। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 14। किन दो विद्वानों ने ये मत व्यक्त किया कि समितियां राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं? आपसे पूछा जा रहा, आप प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। किन दो विद्वानों ने यह मत व्यक्त किया कि समितियां राजप्रभुसत्ता के लिए हानिकारक हैं? चलिए हम थोड़ा ऊपर करते हैं, फिर इसको कूट के द्वारा इसका उत्तर देना है आपको। ये बूंदा थे, या हाब्स थे, या रूसो थे, या ऑस्टिन थे? सही कूट का चयन करके उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा विचार व्यक्त करने वाले विद्वान थे हाब्स और रूसो भाई। ऐसा विचार व्यक्त किया था हाब्स और रूसो, यानी कि खा और गा, ऑप्शन डी सही होगा। हाब्स और रूसो ने कहा था समितियां प्रभुसत्ता के लिए हानिकारक हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न है, नागरिकों और प्रजाजनों पर विधि से अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति संप्रभुता की परिभाषा किसने दी है? आप देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है नागरिकों और प्रजाजनों पर विधि से अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति संप्रभुता की यह परिभाषा किसने दी थी? आप उत्तर देने का प्रयास करते रहें और वीडियो के लास्ट में बताएंगे आपने कितने प्रश्न सही किए। ये ऐसे प्रश्न परीक्षा हाल में आपको देखने को मिलेंगे। अब आप इस चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच और उनसे भी सलाह दें, उनको कोशिश करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करते रहें। कमेंट द्वारा जो भी प्रश्न का उत्तर जानना चाहेंगे वो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, नागरिकों और प्रजाजनों पर विधि से अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति संप्रभुता की यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा देने वाले विद्वान बूंदा थे। बूंदा जी ने कहा था संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर विधि से अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। किसका विचार है, यह पढ़ेंगे। किसका विचार है यदि न्याय व्यवस्था ना हो तो राज लुटेरों की टोली बन जाता है? ऐसा विचार व्यक्त करने वाले विद्वान कौन से हैं? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। यदि न्याय व्यवस्था ना हो तो राज लुटेरों की
टोली बन जाता है। ऐसा विचार प्लेटो ने दिया है, या अरस्तु ने, या अगस्टाइन ने, या लाक महोदय ने। तो हम आपको बताते हैं ऐसा विचार देने वाले विद्वान सेंट ऑगस्टाइन महोदय हैं। ऑगस्टाइन महोदय हैं, सेंट ऑगस्टाइन। ये कथन ऑगस्टाइन ने दिया है। इन्होंने कहा जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जाते हैं। ये विचार ऑगस्टाइन ने दिया है। आपको किसी भी तरह आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, फंसा सकता है, पर ऐसा विचार देने वाला विद्वान ऑगस्टाइन ही थे। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। सामाजिक न्याय की अवधारणा में से निम्न में से कौन बल देते हैं? सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देते हैं? उत्तर देने का प्रयास करेंगे। सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देते हैं? ये मार्क्सवादी देते हैं, या उदारवादी देते हैं, या व्यक्तवादी देते हैं, या बहुलवादी देते हैं? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देते हैं? तो ऐसा विचार व्यक्त करने वाले, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर बल देने वाले ये मार्क्सवादी विचारक थे। मार्क्सवादी, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए भाई अगले प्रश्न पे आते हैं। वो राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों को व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं? वो राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों को व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं? उत्तर देने का प्रयास करेंगे। लेसेस फेयर, या यूटिलिटेरियनिज्म, या व्यक्तिवाद, या समाजवाद। उत्तर देने का प्रयास करते रहें भाई। तो हम आपको बताते हैं उस सिद्धांत को व्यक्तिवाद कहते हैं। व्यक्तिवाद, आपका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। किसने राजनीति शास्त्र को शक्ति के निर्माण एवं साझेदारी के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है? आपको पहले प्रश्न देखिए, क्या प्रश्न आपसे पूछ रहा है। किसने राजनीति शास्त्र को शक्ति के निर्माण एवं साझेदारी के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है? तो आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देख के उत्तर देने का प्रयास करें। ये विचार कैटलिन ने दिया है, या चार्ल्स हैगन ने, या हैंस मार्गेंथो ने, या लासबेल और कैपलन ने। तो ऐसा शक्ति के निर्माण एवं साझेदारी के अध्ययन के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान थे लासबेल और कैपलन महोदय। आपका ऑप्शन डी सही होगा। अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न है, राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज है। ऐसा विचार ये किसकी उक्त है, किसका विचार है? राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज है। तो ऐसा विचार देने वाले कौन थे? लास्की, या गार्नर, या सेबाइन, या माउंटबेटन। तो ऐसा विचार व्यक्त करने वाले कौन थे आपको बताना है। मैं आपको बताता हूं। गार्नर ने कहा था राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज है। ऐसा विचार गार्नर महोदय का है। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अनियंत्रित बाजार आधारित, देखिए भाई प्रश्न बहुत अच्छा आ गया है। इसको प्रश्न को पूरा ध्यान से पढ़ेंगे और फिर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अनियंत्रित बाजार आधारित पूंजीवाद का परिणाम होगा कार्य कुशलता, उत्पादन वृद्धि तथा व्यापक संपन्नता। ये किससे जुड़ा हुआ है? आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ये विचार किससे जुड़ा हुआ है आप उत्तर देने का प्रयास करें। ये नव उदारवाद के साथ जुड़ा है, या नव अनुदारवाद के साथ, या नव मार्क्सवाद के साथ, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो आपका उत्तर ए होगा। ये नव उदारवाद के साथ जुड़ा है, नव उदारवाद। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए।
किसने कहा आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज एक औद्योगिक राज्य बन गया है? ऐसा विचार किसने व्यक्त किया है? आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है, ऐसा विचार व्यक्त करने वाले विचारक कौन हैं? चलिए, ये जेके गालब्रेथ हैं या मैकफेरसन या किन्स या रूजवेल्ट? तो हम आपको बताते हैं, ऐसा विचार व्यक्त करने वाले जेके गालब्रेथ हैं। जेके गालब्रेथ, मैकफेरसन पे भाई नहीं लगा देना। बहुत से छात्र ये प्रश्न पे गलती करके आ जाते हैं, मैकफेरसन को लगा देते हैं। नहीं, हम भी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दिया हूँ, हम आपको बताता हूँ, ये इसका ऐसा विचार व्यक्त करने वाले जेके गालब्रेथ हैं। ये समकालीन अमेरिकी अर्थशास्त्रवेत्ता जॉन केथन गालब्रेथ ने अपनी पुस्तक द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट, नया औद्योगिक राज्य के अंतर्गत यह तर्क दिया कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, जेके गालब्रेथ। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, ना कि उसके लालच के लिए। प्रश्न देखिए भाई, प्रश्न में आपको से पूछा जा रहा है, दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, ना कि उसके लालच के लिए। ऐसा विचार व्यक्त करने वाले हमारे महात्मा गांधी, परम पूजनीय महात्मा गांधी जी थे। ऑप्शन 23 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। इस वीडियो का, इस सेशन का लास्ट प्रश्न हम आपको फिर से बोलते हैं कि अपने दोस्तों के बीच इस चैनल को शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए कोशिश करें, ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। हम सरल एवं अच्छे, देखने में अच्छे प्रश्नों को नहीं डाल सकते कि आपको लोक लुभावन प्रश्न दे दें। हम आपके लिए ऐसा वीडियो डाल रहे हैं जो आपको परीक्षा हाल में हूबहू प्रश्न देखने को मिलता है। हम आपके उस परीक्षा की तैयारी के लिए आपके साथ धोखा नहीं करना चाहते। जैसा आपकी परीक्षा में पूछा जाता है वैसा प्रश्न हम डाल रहे हैं। हो सकता है कि हमारा सेशन आपको पढ़ने में, सुनने में कम अच्छा लग रहा हो, पर हम आपके लिए सफलता की सीढ़ी का एक मार्ग दिखा रहे हैं। आपको परीक्षा हाल में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें। जो प्रश्न का उत्तर आपको चाहिए या कोई कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट द्वारा हमसे कहेंगे, तो हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए सेशन का लास्ट क्वेश्चन। फांसीवाद किसको महिमा मंडित करता है? फांसीवाद किसको महिमा मंडित करता है? हिंसा को करता है क्या? युद्ध को करता है क्या? नेता को करता है क्या? क्रांति को करता है क्या? नहीं भाई, क्रांति को तो ये मानता ही नहीं, ये तो आपका गलत है। आप कूट की सहायता से आपको उत्तर देना है। कूट आप देख लीजिए, कूट की सहायता से आपको उत्तर देना है। तो घा तो गलत है। आपका खा गा, आपका ऑप्शन का खा गा, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। घा तो भाई क्रांति को तो ये मानता ही नहीं, क्रांति का विरोध करता है, हिंसा, युद्ध और नेता को महिमा मंडित करते हैं। आपका ऑप्शन ए सही होगा। क्रांति पे कभी भी शामिल नहीं करना। फांसीवाद क्रांति को बिल्कुल नहीं मानता है। चलिए इस सेशन का यहीं पे समापन करते हैं। धन्यवाद।